सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और एग्ज़ाम को यहाँ पर जो एग्ज़ाम पेपर है इसको यहाँ पर सारे सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बताना चाहता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने 2014 वाला जो एग्ज़ाम पेपर था उसके सारे सॉल्यूशन आपको बताए थे और आपको आज बताने वाला हूँ जो वीडियो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड में 2016 में, तो उसके एग्ज़ाम पेपर के सारे सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने 2014 वाला नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, 2016 में जो प्रश्न आए थे और उनके क्या जवाब है तो वो आज हम अच्छे से जानेंगे और यहाँ पर से आप लोगों के 100 सवाल भी तैयार आसानी से हो जाएंगे। पहला प्रश्न था, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर पूछा गया है 8वीं अनुसूची में शामिल यहाँ पर वो भाषा तो कौन सी नहीं है। देखो, हिंदी तो 8वीं अनुसूची में शामिल है, नेपाली भी है, गुजराती भी है। तो कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन सी, राजस्थानी जो है वो संविधान की 8वीं जो अनुसूची है वहाँ पर शामिल भाषा नहीं है। और संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है वो आप लोगों को याद रखना है। असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी भी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू भी है, बोडो भी है, संथाली भी है, मैथिली भी है और डोगरी भी है। तो ये संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 ये भाषाएं शामिल है, जिसमें जो प्रश्न पूछा गया था ऊपर उसके अकॉर्डिंग राजस्थान सही जवाब हो जाना था। तो इन 22 भाषाओं को आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है और किस रचना के लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का आप लोगों को अर्थ बताना था। तो इसका जो सही जवाब होगा, अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का सब जो यहाँ पर अर्थ है अपना मतलब निकालना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, यानी कि सभी एक समान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो उत्तराखंड में जो बोलियाँ बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी भी बोली जाती है, जौनसारी भी बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी जो बोली है ये गढ़वाल में यानी कि उत्तराखंड में नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। रानी केतकी की जो कहानी है उसके रचयिता है इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। रानी केतकी की जो कहानी है उसके रचयिता है इंसा अल्लाह खां। अगला यहाँ पर प्रश्न है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है। तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पर साध्वी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग हो जाएगा साध्वी। साधु क्या है? पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी। ऑप्शन ए सही जवाब है। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है शैलेश मटियानी जी को। तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार शैलेश मटियानी जी को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? तो उपमा जो अलंकार है ये किस अलंकार का उपभेद है? तो ये अर्थालंकार का क्या है? उपभेद है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उपमा अलंकार अर्थालंकार का उपभेद है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई जो है उसमें कितनी यहाँ पे कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और हर जो यहाँ पर चरण है उसके अंत में गुरु शब्द होता है। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर हिमालय से गंगा निकल रही है, से जहाँ पर आपने देख दिया वहाँ पर आप लोगों को कारक की पहचान हो जाएगी, अपादान कारक वहाँ पर होगा। ठीक है,
तो ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। आगे बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की जो 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। हिन हिनाना शब्द है, यहाँ पर ऑप्शन है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। तो हिन हिनाना एक क्रिया विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिन हिनाना एक क्रिया विशेषण शब्द है। अगला जो प्रश्न है, योगाभ्यास में कौन सी संधि है। तो जब भी आप लोगों से संधि का प्रश्न पूछा जाएगा तो पहले तो आपको संधि विच्छेद करके देखना है, फिर आप लोगों को पता करना है आखिर कौन सी संधि पूछी गई है। तो योगाभ्यास का जो संधि विच्छेद होगा, योग धन अभ्यास, तो योग धन अभ्यास, तो यहाँ पर अ धन अ, तो अ धन अ जब मिलता है तो ये बड़ा आ बन जाता है, और ये किस में होता है, किस संधि में होता है, ये दीर्घ संधि में होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, योगाभ्यास में दीर्घ संधि होगी। ये काफ़ी सिंपल था। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो वर्तनी यहाँ पर किस शब्द की यहाँ पर शुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही जवाब होना था ऑप्शन डी, अतिथि जो यहाँ पर शब्द है इसकी वर्तनी शुद्ध है। शिरीष के फूल किसकी रचना है। तो शिरीष के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, शिरीष के फूल किसकी रचना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। तो आसमान का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गगन। तो यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सही जवाब हो जाएगा, आसमान का पर्यायवाची है गगन। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है, तो ये आपको बताना है। तो जो वर्ण है उसमें आपको बताना है, देखो स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये आपको मैंने बताया था। तो आपको आप उसी के अकॉर्डिंग बताना है इसमें पंचम अक्षर कौन सा है। तो देखो प, फ, ब, भ, म, म यहाँ पर पंचम अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, म हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन आपको कौन कौन से मैंने बताए थे। हिंदी जो यहाँ पर सीरीज थी हमारी, वहाँ पर मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे 4, और कौन कौन से, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये मैंने आपको 4 संयुक्त व्यंजन बताए थे। अब बताइए इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनाथ शब्द का जो विलोम होगा वो सनाथ होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो बनावटी है वो क्या होगा, कृत्रिम होगा। तो ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, कृत्रिम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी। तो नैनीताल की जो खोज करते हैं पी बैरेन जी करते हैं। पी बैरेन जी 1841 के समय पर नैनीताल की खोज करते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नैनीताल की खोज किसने करी, पी बैरेन जी ने करी। अब निम्न फसलों पर आप लोगों को विचार करना है, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो इनमें कौन सी खरीफ की फसल होती है। तो देखो खरीफ की फसल जो होती है जून जुलाई में बोई जाती है, और दूसरी फसल कौन सी होती है, रबी की फसल, वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो अब आपको बताना है इनमें कौन सी खरीफ की फसल है। तो 1, 2 और 3, कपास, मूंगफली और जो मक्का है आपकी क्या है, खरीफ की फसल है। और जो आपके सरसों हैं ये रबी की फसल है, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। कपास, मूंगफली और मक्का आपका यहाँ पर खरीफ की फसल है। ठीक है, गर्मियों के वक्त आप लोगों ने काफ़ी यहाँ पे मूंगफलियाँ जो आप लोग सर्दियों में खाते हो तो कब बोई जाएंगी, गर्मियों में बोई जाती है। तो गर्मियों में कौन सी फसलें होती है, मूंगफली की फसलें। कपास भी क्या होता है, गर्मी की फसल, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल क्या होती है, जो जून जुलाई में बोई जाती है। और मक्का भी आप लोग सर्दियों में खाते हो ना, और बोई कब जाएगी, तो गर्मियों में बोई जाएगी। तो मक्का भी आपकी क्या है, खरीफ की फसल है। लेकिन सरसों आपकी रबी की फसल है। ठीक है, और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वो जीबी पंत विश्वविद्यालय, जो कि पंतनगर में 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जीबी पंत विश्वविद्यालय जो कि पंतनगर में वो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। उत्तराखंड में कितने विकास खंड है। तो 2025 में उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या 95 है, ये आपको पता होना चाहिए। तहसीलों की संख्या पूछी जाएगी तो 110 है तहसीलों की संख्या। और उप तहसील अगर पूछे जाएंगे तो उप तहसील कितनी है, 18। ठीक है, याद रखना है। उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये 2016 का प्रश्न था। तो उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जिला पंचायत देहरादून को उस वक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये उस वक्त का करंट अफेयर का प्रश्न था। मौलाराम क्या है। तो मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, एक कवि भी थे,
और एक क्या थे, ये राजनीतिज्ञ भी थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो चित्रकार है, तो मौला राम क्या है, एक चित्रकार थे। ठीक है, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। 9 सितंबर को उत्तराखंड हिमालय दिवस। कब मनाया जाता है उत्तराखंड हिमालय दिवस? 9 सितंबर को। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्ताओं के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उनको क्या कहा जाता था? रुपका। तो क्या कहा जाता था गुप्ताओं के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे? रुपका। रुपका उनको कहा जाता था। और द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 क्या है? तो द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 क्या होगा? ऑप्शन ए 2। ठीक है। और कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है। तो कंपाइलर जो आपका होता है ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज रहती है उसको मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तित करता है उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में ये चेंज करता है। और ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कंपाइलर में क्या होता है, जो यहाँ पर प्रोग्राम रहता है एक साथ उसका कोड एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। और दूसरा कौन सा होता है आपका सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर? वो होता है आपका इंटरप्रेटर। तो उसमें क्या होता है, लाइन बाई लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वो भी क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। और एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम कितने वार्ड होते हैं? तो एक ग्राम पंचायत में कम से कम मिनिमम 5 और अधिकतम कितने वार्ड होते हैं? 15 वार्ड होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री उस वक्त जो थे, तो 2016 का प्रश्न था, तो उस वक्त जो थे उसमें इनमें से कोई नहीं था। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और अगर इस बार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आपसे पूछा जाए तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान है 2025 के अनुसार। अगर आप लोग वीडियो कब देख रहे हो तो उस वक्त कौन है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उस हिसाब से लेनी है। और अगर उत्तराखंड में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो ये भी आपको उस हिसाब से अपडेट रहना है। ठीक है, उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री, देखो उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री पूछ लिया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन भी 2016 के हिसाब से सही जवाब होना था प्रीतम पंवार, लेकिन अभी 2025 में आई थिंक उत्तराखंड के जो ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज जी होंगे। लेकिन एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए 2025 में, इसका मुझे अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है। आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए इंटरनेट पे कि उत्तराखंड के अभी ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री क्या सतपाल महाराज जी है या फिर नहीं, आप लोग चेकआउट कर लीजिए। मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? मनरेगा काफ़ी सिंपल ये प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 100 दिनों का काम मिलता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 100 दिनों का काम मिलता है मनरेगा में। और मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि संबंधित होने चाहिए? तो देखो इसका ऐसा कोई डिटेल नहीं है कि कितना प्रतिशत काम होना चाहिए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है उसकी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना प्रतिशत काम कृषि वाला होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखो राष्ट्रीय जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान है ये आपका उधम सिंह नगर में आता है। और ना गलत, हाँ ये आपके हैदराबाद में आता है। अगर स्टेट लेवल का होता तो फिर आपका उधम सिंह नगर की तरफ आता। यहाँ पर राष्ट्रीय पूछा है, देखो प्रश्न को भी आपको बार बार यहाँ पर पढ़ना है कि राष्ट्रीय है कि फिर ये स्टेट लेवल वाला है। राज्य और राष्ट्रीय में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय मतलब ये पूरे देश के वाइज हिसाब से पूछ रहे हैं और राज्य मतलब ये अपने उत्तराखंड के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपके हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 15 अगस्त के दिन शुरू की गई थी 2015 में। ये काफ़ी सिंपल है। इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब शुरू की गई थी? तो 2016 में पेपर हुआ था, तो इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था। इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? ये 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को कितनी पेंशन दी जाती है? तो 2016 का प्रश्न है, उस हिसाब से जो सही जवाब होना था 800 रुपये प्रतिमाह होना था। 800 रुपये प्रतिमाह मिलती थी, लेकिन अब 2025 में आ चुके हैं। तो अभी जो किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के जो किसान हैं उनको 3000 रुपये पेंशन दी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 135 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? तो 135 डिग्री को आप लोग जब रेडियन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 3π/4 आप लोग इसको रेडियन में लिखोगे। तो आप लोग इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हो। 135 डिग्री को रेडियन में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 135 × 22/7
तो आप लोगों का जो भी सॉल्यूशन निकलेगा तो उसके बाद आपका जो सही जवाब आएगा 135 डिग्री को 3π/4 आपका सही जवाब हो जाएगा। मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो सीधा ये बैंक खातों से मिलता है। मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है सीधे बैंक खातों से, ठीक है। सेमुखिम जो मंदिर है ये आपके टिहरी गढ़वाल में आता है और नागराजा देव का ये मंदिर है, ठीक है। सेमुखिम जो मंदिर है वहाँ पर नागराजा देव की पूजा की जाती है और ये आपके कहाँ है, टिहरी गढ़वाल जिले में। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है वो नौकुचिया ताल है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल, और इसकी जो ये गहराई है लगभग 175 मीटर है। आप लोग एक बार इंटरनेट से यहाँ पे कंफर्म भी कर लीजिए, मैं जो अभी यहाँ पे गेस कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू मी 175 मीटर है समथिंग। आप लोग एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। बाकी उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है वो नौकुचिया ताल ही है, ये आपका कंफर्म है। और केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो केदारनाथ में जल आपदा सभी को पता है 2013 में काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मची थी और लगभग 5700 लोगों को यहाँ पर अपनी जान यहाँ पे गंवानी पड़ी थी। और जो केदारनाथ की जो आपदा आई थी 16 और 17 जून को आई थी, 2013 में आई थी। काफ़ी खतरनाक यहाँ पर ये तबाही मची थी, केदारनाथ मंदिर को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँची थी, लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो मतलब यहाँ पर जो केदारनाथ मंदिर में पूजा हो रही थी लगभग 80 से ज़्यादा दिन तक वहाँ पर पूजा भी नहीं हो पाई थी क्योंकि इतनी खतरनाक वहाँ पर तबाही मच गई थी, सारे रास्ते बंद हो गए थे। तो केदारनाथ में जो जल आपदा आई थी 16-17 जून को 2013 में आई थी, ठीक है। तो जून 2013 ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और पिरान जो कलियर आपका स्थित है, पिरान कलियर आपका ये हरिद्वार रुड़की के नज़दीक स्थित है। तो ये हरिद्वार में रुड़की के नज़दीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, पिरान कलियर आपका रुड़की के नज़दीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना ये करते हैं हमारे डॉक्टर बोसी सेन जी। और ये कलकत्ता में, देखो इसका क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं लेकिन फिर कलकत्ता से स्थानांतरित हो जाती है ये कहाँ, देहरादून में। और ये 1936 में 1936 में शायद 1936 में ये स्थानांतरित होती है। तो एक बार आप लोग इसका भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। और विवेकानंद पर्वतीय जो कृषि अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कौन करते हैं? डॉक्टर बोसी सेन जी, ठीक है। लगभग 1924 या फिर 1914 इसमें से एक है और 1936 में ये स्थानांतरित हो जाती है ये कहाँ, देहरादून में। डॉक्टर बोसी सेन का नाम आपको याद रखना है कि इन्होंने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन है? तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और अगर ये पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय भाग है, तो पर्वतीय भाग 86.07% पर पर्वतीय भाग है। लगभग 45,065 वर्ग किलोमीटर के करीब इतना है। और पर्वतीय इतना, और मैदानी पूछेगा तो मैदानी लगभग 13.93% है अगर एक्यूरेट पूछेगा, ठीक है। और मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत जी, और आपका ऑप्शन ए सही जो आएगा। और उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है तो ये ग्लोगी कहाँ पर है? हाँ, आपके टिहरी है। नहीं, ये मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। तो उत्तराखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी आपकी? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना है। 2400 मेगावाट यहाँ पर से बिजली उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और बाकी उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपका हो गया। और टिहरी जो यहाँ पर जो बांध है इसकी जो गहराई अगर पूछी जाएगी तो 260.5 मीटर गहरा है, एशिया का सबसे ऊंचा ये बांध है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है आपका? एनडीए। एनडीए का जो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से जहाँ पर सिखाया जाता है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर, ये आपके कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला में ये स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जगह। और अगर आपका लवाशना पूछा जाएगा तो आपका मसूरी में। और आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी हैदराबाद में होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ये आपकी खड़गवासला में। उच्चतम झरना कौन सा है? तो इनमें यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो उच्चतम जो झरना है वो वेनेजुएला में है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब रहेगा, वेनेजुएला में सबसे उच्चतम झरना है। निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य हो गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो तेलंगाना तो नहीं है, लेकिन कर्नाटक यहाँ पर ऑप्शन है। तो निम्न राज्यों में कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य? तो वो कर्नाटक यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तो तिलहरी, देखो आभूषणों को भी आप लोगों को यहाँ पे अपना कंफर्म करके जाना है, अपना यहाँ पे मतलब रिवाइज करके जाना है। आभूषण से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तिलहरी जो आपका है ये गले में पहना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
और निम्न में से कौन एक कुमाऊनी लेखक नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुमाऊनी लेखक जो नहीं है वो उसका बताना है। तो देखो गुमानी जी ये कुमाऊनी लेखक है, गौरीदत्त पांडे गौड़दाबी, ये गौरीदत्त पांडे जी जिनको गौड़दाबी कहते हैं तो ये भी कुमाऊनी लेखक है। शिवदत्त सती भी क्या है, कुमाऊनी लेखक है। और लीलाधर जगुड़ी जी हाँ कुमाऊनी लेखक नहीं है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लीलाधर जगुड़ी कुमाऊनी लेखक नहीं है। बाकी शिवदत्त सती भी कुमाऊनी लेखक है। प्रसिद्ध जो जौलजीबी मेला है तो निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है। तो जौलजीबी मेला जो घोरी नदी और काली नदी के संगम पर लगता है ये पिथौरागढ़ जनपद में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद में संपन्न होता है। कटारमल का जो प्रसिद्ध मंदिर है तो ये सूर्यदेव को समर्पित है और ये कहाँ पर है, क्या अल्मोड़ा में है, हाँ या ना, ये कमेंट में मुझे बताओ। कटारमल का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये सूर्यदेव को समर्पित है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितनी है, 70% है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। पुरुष पूछा जाएगा तो 87.40% रहेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड कहाँ स्थित है। तो ये रुड़की में स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सम्मिलित करने वाले प्रश्न जो कि 2023 के बाद तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, ये आपके नैनीताल में, ठीक है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का है आपका चमोली जिले में होगा, ठीक है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, ये देहरादून में है और आपका 2 और जिलों में फैला, ये हरिद्वार और पौड़ी में, ठीक है। गोविंद जो राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो आप बताइए इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा, पहले का चौथा, तो चौथा ठीक है, बी इसका बी। और दूसरे का नंदा देवी आपका चमोली तीसरा, ठीक है, बी का तीसरा। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपका देहरादून दूसरा, ठीक है, हाँ, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ वन्यजीव विहार, तो केदारनाथ वन्यजीव विहार आपका चमोली में, पहले का चौथा हो जाएगा। और उसके बाद अस्कोट वन्यजीव आपका अल्मोड़ा की तरफ आएगा। नहीं, अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अस्कोट वन्यजीव आपका पिथौरागढ़ में आएगा, ये तो आपका दूसरा जाएगा। उसके बाद आपका सोना नदी आपका आ जाता है, सोना नदी आपका आएगा कहाँ पर, ये आपका पौड़ी गढ़वाल की तरफ आएगा। और बिनसर आपका कहाँ पर आएगा, अल्मोड़ा की तरफ आएगा। तो देखो केदारनाथ जो वन्यजीव विहार है ये आपका चमोली ज़िले में, और अस्कोट जो वन्यजीव विहार है ये आपका आ जाएगा पिथौरागढ़ में। और सोना नदी आपका तीसरा आ जाएगा यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में। और जो बिनसर वन्यजीव विहार है ये आपका आ जाएगा अल्मोड़ा में, ठीक है। ये बस आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी। विवेकानंद जो कृषि अनुसंधानशाला है इसके संस्थापक तो मैंने आपको बता दिए हैं, बोसी सेन जी, लेकिन ये कहाँ पर है, इसका अल्मोड़ा में। और मैंने आपको देहरादून शायद बता दिया, तो इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। 1936 में ये देहरादून आया था या फिर अल्मोड़ा आया था, इसका आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। तो विवेकानंद जो कृषि अनुसंधानशाला है इसके संस्थापक तो आपको याद रखना है डॉक्टर बोसी सेन है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये अल्मोड़ा में, तो ये भी आप लोग यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना ये हुई थी 1948 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में कहीं पर है, ये आप लोग चेकआउट कर लीजिए। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में होती है। और प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है, तो प्रकाश वर्ष दूरी है, ये प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, दूरी की, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, DTO। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, DTO भारी जल का रासायनिक सूत्र है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो देखो ये 2016 का प्रश्न था। 2016 के प्रश्न के हिसाब से नसीम जैदीदी उस टाइम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेकिन अभी 2025 है, 2025 में अभी जुलाई में ये वीडियो बन रही है, तो इस वक्त ज्ञानेश कुमार जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है। और जिस वक्त आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। सूचना का अधिकार जो अधिनियम पारित किया गया, ये 2005 में अधिनियम ये पारित किया गया था। अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में सूचना का अधिकार ये पारित किया गया था 2005 में।
भूकंप अंकन किया जाता है तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का अंकन किया जाता है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो 2015 में ये अंशु गुप्ता जी को भी दिया गया था और संजीव चतुर्वेदी जी को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 2015 में अंशु गुप्ता जी और चतुर्वेदी जी को ये दिया गया था 2015 में। तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर सही जवाब है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 73वां संविधान संबंधित है, तो 73वां संविधान सभी को पता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और हाल ही में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो अभी जो आपका आगामी एग्जाम है सितंबर 2025 में वीडियो वाला पटवारी वाला, तो वहाँ पर भी शायद पंचायती राज व्यवस्था से काफ़ी सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इससे रिगार्डिंग आप लोगों को सारा यहाँ पे अपना तैयार करके जाना है। 73वां जो संविधान संबंधित है ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा। नॉर्मन जो बोरलॉग पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और URL, ये आप कंप्यूटर के प्रश्न आ चुके हैं, तो URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। URL का क्या है पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? तो इनपुट डिवाइस आपको पता नहीं, माउस तो इनपुट डिवाइस है, सही बात है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, सही बात है। स्कैनर भी सही इनपुट है, ठीक है। प्लॉटर जो आपका ही आउटपुट है, मॉनिटर आपका आउटपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट है। बाकी देखो यहाँ पे जो तीनों दे रखे हैं, माउस पुट, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों आपके क्या, ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या फिर कुंजी संयोजन दबाई जाती है? F5। सभी को पता है, जब भी हम MS पावर पॉइंट में क्या करते हैं, जो आप लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाई होगी, अगर उसकी स्लाइड को प्रारंभ करना है तो F5 हम शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। और OS और IS की भाषा कहलाती है। तो OS और OS और IS की जो भाषा है वो क्या कहलाती है? बाइनरी भाषा कहलाती है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा डेंगू बुखार होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डेंगू बुखार होता है विषाणु के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है, तो खेल कूद इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 से देना शुरू हो गया था। इसमें क्या मिलती है? 5 लाख रुपए की यहाँ पे धनराशि मिलती है और अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा मिलती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल कूद से। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम, स्वतंत्र पूछा है ना, और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया, तो ये राजगोपालाचारी थे। तो सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि एम्स की बात हो रही है, तो उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? ऋषिकेश में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना निम्न में से किस जनपद में? तो नैनी सैनी जो हवाई पट्टी है ये पिथौरागढ़ जनपद में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और देहरादून में कौन सा है? जॉलीग्रांट, ठीक है, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में। अब जिसको शायद देहरादून का नाम दे दिया गया शायद, आप लोग एक बार कन्फर्म कर लीजिए। और नैनी सैनी जो हवाई पट्टी परियोजना है ये पिथौरागढ़ जनपद में। और अब आपको असंगत शब्द यहाँ पर चुनने, बैट, रन, कैच। तो ये सारे क्रिकेट में यूज़ होने वाले टर्म है, लेकिन जो पंच है ये बॉक्सिंग में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर ये असंगत है। और इंसुलिन हार्मोन निम्न द्वारा स्रावित होता है, तो इंसुलिन आपके अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके रीजनिंग के सवाल आ चुके हैं। 1, 4, 9, 16, 25। तो 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको इसी प्रकार इसको बनाना है, ए ए ए ए ए। अब यहाँ पे आपको C D E F G H I G H आएगा। ना, एक बार सही से देखो, पहले ए ए ए ए ए, फिर यहाँ पे छोड़ा है इसने, तो देखो यहाँ से C आया, उसके बाद C D E, फिर E F छोड़ा, E F G आया, G के बाद H छोड़ा, क्या आया? I आया, J छोड़ेगा तो क्या आएगा? K आएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार आपको इसको सॉल्व आउट करना है, काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व आउट कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है,
देखो कॉम्बिनेशन बनाना है, जो यहाँ पर आपका जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या भरेगा, तो जो इसका सही जवाब निकल के आएगा वो ऑप्शन बी 2 निकल के आएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करने बैठ जाइए, और जब आप लोग सॉल्व आउट कर लोगे तो फिर अगर 2 आपका सही जवाब आ रहा है तो फिर आपका जवाब सही होगा। और अब आपका अगला प्रश्न है, ये सारे रीजनिंग वाले हैं। एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक प्राप्त किए और राहुल ने आभा से कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए। तो इसमें क्या है, जानकारी हमें पूरी मिली नहीं है, तो जानकारी पर्याप्त नहीं है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और यदि m का अर्थ प्लस है और n का अर्थ माइनस है तो आपको इसमें रखना है n की जगह आपको क्या रखना है माइनस, और p की जगह आपको क्या रखना है इंटू, और m की जगह आपको प्लस रखना है और p की जगह आपको क्या रखना है इंटू रखना है। तो अब आप जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो सॉल्व आउट करने के बाद क्या होगा, इसका जो सही जवाब निकल के आने वाला है वो 5 निकल के आएगा। तो इसको सॉल्व आउट जब आप अच्छे से कर लोगे तो अगर आपका जवाब 5 निकल के आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब 3 के प्रमुख 5 गुणकों का योग, तो 3 के प्रमुख 5 गुणक क्या है, 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौको 12 3 5 15। अब आप लोग इन सबको जब जोड़ोगे तो जो आंसर निकलेगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आंसर निकलेगा आपका 45, तो ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप करती है। तो 2700 शब्द टाइप करती है, 3 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगी। तो एक यहाँ पर 1 घंटा पूछा गया, यानी कि 60 मिनट में अगर ये 2700 शब्द टाइप कर रही है तो ये 1 मिनट में कितनी करेगी, 2700/60 हो जाएगा। और जब आप लोग इसको सॉल्व आउट करोगे तो उसके बाद फिर 1 मिनट का आपको जितना निकलेगा तो फिर 3 मिनट का आपको करना है, तो 3 मिनट का आपका आसानी से निकल जाएगा। इंटू 3 कर देना, आपका जो आंसर निकलेगा 135 होना चाहिए। अगर आपका आंसर 135 आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। और 90 वाला जो प्रश्न है, अगर इसको आप लोग सॉल्व आउट करने बैठोगे, अगर आपका जवाब 43 आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसी प्रकार एक टोकरी में 400 अंडे, इनमें से 8 दर्जन सड़ गए। तो 8 दर्जन सड़ गए, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 अंडे होते हैं कि 24 होते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, जितने भी होते हैं आप उतना बताइए। 12 × 72, और 400 में से 72 घटा देना, उसके बाद यहाँ पे प्रतिशत आपका निकल जाएगा। तो जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन मौलिक मात्रा है। तो देखो मौलिक मात्रा आपकी लंबाई होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो भाई बहन का तो जो ताल है ये आपके टेरी गढ़वाल में, और ये आपका मासर ताल को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शन जो 93 वाला है, भाई बहन ताल मासर ताल को कहा जाता है। और फिर रीजनिंग का सवाल है, इसको जब आप लोग सॉल्व आउट करने बैठोगे तो अगर आपका जवाब ये आ रहा है 7 मिनट 12 सेकंड, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करने बैठूँगा तो काफ़ी लंबी पैसे वीडियो बन चुकी है। और अगला जो प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान, तो इनका संबंध है शहनाई से। उसी प्रकार रविशंकर का जो संबंध है ये इनका संबंध किससे, ऑप्शन बी सितार से, ठीक है। रविशंकर जी का जो संबंध है वो सितार से, और बिस्मिल्लाह खां का ये संबंध है किससे, शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और रविशंकर जी ये सितार के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब रीजनिंग का एक और सवाल है, मार्च का कोड अगर LZQBZ है तो आप लोगों को यहाँ पे कॉम्बिनेशन बिठाना है। उसी प्रकार अप्रैल का जो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और फिर 97 वाला भी रीजनिंग है, इसको भी आप लोग सॉल्व आउट करने बैठोगे, अगर आपका 12:50 PM आ रहा है तो आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसी प्रकार 98 वाला एक प्रश्न यहाँ पर है, इसको अगर आप लोग सॉल्व आउट करने बैठोगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 30। तो देखो एक 80 पैरों वाले भैंसों का झुंड है, आधी भैंसों का एक सिंग है। अब देखो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। 80 पैरों वाली भैंसों के झुंड, 80 पैरों यानी कि कितने भैंस हो गए वहाँ पे, एक भैंस के चार टांगे होते हैं, तो 20 चौको 80, 20 भैंस हो गई। और आधी भैंसों का एक सिंग है, आधी भैंस यानी कि 10 भैंसों का एक सिंग है, और शेष आधी के 2 सिंग है। और शेष आधी जो बच गई, कितनी बची, उनके 2 सिंग थे शेष आधी कितनी थी, टोटल 20 थी, तो शेष आधी जो बची थी उनकी 10 है, और उनके कितने सिंग है, कितने 2 सिंग है। और 10 वालों के जो ये 10 है इनकी एक सिंग है। तो इस झुंड में कुल कितने सिंग है, तो देखो जो 10 है इनकी 2 सिंग है, तो यानी कि 10 दूना 20, और जो 10 है इनकी एक सिंग है, तो 10 20 10 30, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला अक्षर आपको यहाँ पर बताना है, ये सीरीज जो चल रही है इसमें अगला अक्षर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी H इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, एक मैदान की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 70 मीटर है, एक व्यक्ति उसके किनारे पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय है। काफ़ी सिंपल ये प्रश्न रहेगा, इसको भी आप लोग आसानी से सॉल्व आउट कर लोगे, और जब सॉल्व आउट कर दोगे तो जो सही जवाब बनेगा आपका ये आपका ऑप्शन बी बन जाएगा 24 मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके 2016 में पूछे गए थे, और अब आपका जो 2016 का एग्ज़ाम का था ये भी अच्छे से प्रिपेयर आप लोगों ने कर दिया। फिर 2016 के बाद 2018 में पेपर हुआ था, फिर 2021, फिर 2023, तो सब आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। अगर आप लोग हमें
फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग ऊपर जो मैंने QR कोड आपको बताया था उस पर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सब कुछ यहाँ पे फ्री रहने वाला है।